हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम बात करेंगे यहाँ पर मास ट्रांसफर ऑपरेशन के अंदर यूनिट लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की। तो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन एक सेपरेशन प्रोसेस है जो किस बेसिस पर होता है, आपका सोल्युबिलिटी डिफरेंस के बेसिस पर। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा मास ट्रांसफर ऑपरेशन के अंदर किंग ऑफ सेपरेशन डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन भी आपका एक सेपरेशन प्रोसेस है। तो डिस्टिलेशन जब आपका फेल हो जाता है, यानी कि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, जैसे कि डिस्टिलेशन आपका कब होता है, वो होता है आपका रिलेटिव वोलेटिलिटी डिफरेंस के बेसिस पर। रिलेटिव वोलेटिलिटी डिफरेंस के बेसिस पर आपका डिस्टिलेशन होता है। लेकिन कभी कभी लो रिलेटिव वोलेटिलिटी होने के कारण, यानी कि दो कंपोनेंट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस दोनों कंपोनेंट्स के बीच में काफ़ी कम है, तो सेपरेशन होना डिस्टिलेशन से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस केस में हम यूज़ करते हैं लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। मान लेते हैं इधर अपने पास दो कंपोनेंट्स हैं, ए और सी। ए और सी जिसको मैं सोल्यूट बोल रहा हूं, यानी कि जिसको मेरे को ट्रांसफर कराना है यहां से। सी क्या है अपने पास, सी इज सोल्यूट और ए इज कैरियर लिक्विड। सी इज सोल्यूट एंड ए इज कैरियर लिक्विड। तो ए और सी का जो ये मिक्सचर है, इसको हम बोलते हैं फीड। ए प्लस सी इज इक्वल्स टू फीड। ये अपने पास फीड है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के केस में, यानी कि यहां पर ए और सी को सेपरेट करना है। अब ए और सी को सेपरेट किया, सेम कहानी डिस्टिलेशन के अंदर सेपरेशन वाली। जैसे डिस्टिलेशन में हम लोगों ने सेपरेट किया था दो कंपोनेंट्स को, किस बेसिस पर सेपरेट किया था, वहां पर हमने एनर्जी सप्लाई करी थी और जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस था कंपोनेंट्स अलग होते जाते थे। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ना के बराबर हो गया तो वहां पर डिस्टिलेशन से, जिसको किंग ऑफ सेपरेशन कहा जाता है, वो फेल हो गया वहां पर डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के अंदर कैसे सेपरेशन होता है, आपका मैकेनिज्म कहें या फिर ड्राइविंग फोर्स करें, तो उसको हम बोलते हैं सोल्युबिलिटी डिफरेंस। तो ए प्लस सी, यानी कि ए कैरियर लिक्विड और सी जो कि सोल्यूट है, जिसको मुझे ट्रांसफर कराना है यहां से, ए प्लस सी, इसको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसको, सोल्यूट को। तो बेसिकली सोल्यूट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक ऐसा सॉल्वेंट सिलेक्ट करना है। कैसा सॉल्वेंट सिलेक्ट करना है आपको, फीड प्लस सॉल्वेंट। फीड प्लस सॉल्वेंट, आपको कैसा सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं कि मेरे को किस तरह का सॉल्वेंट चाहिए। आपकी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए कि एक्सट्रैक्शन हो सके। सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि ए और सी को अलग अलग कर दे, यानी कि कोई दो पेयर वहां पर बने। कोई दो पेयर कैसे बने कि जब भी सॉल्वेंट वहां पर जाएगा तो सी को अलग लेकर चला जाए, यानी कि ये जो सॉल्वेंट है हमारे पास, सॉल्वेंट सी को, यानी कि सोल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर दे और अलग अलग लेकर चला जाए। तो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की कहानी केवल इतनी है। लेकिन उसके पीछे जो सॉल्वेंट, आपका सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जब बात आती है कि सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, तो सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे करें, ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात, सॉल्वेंट हमारा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी कि फीड के साथ मिलकर कोई नया प्रोडक्ट ना बना ले, क्योंकि हम यहाँ पर केवल सेपरेशन पढ़ रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। तो सॉल्वेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि सी को वहां से एक्सट्रैक्ट कर ले। सी को एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी कि सारी की सारी बात आ जाती है आपकी फीड प्लस सॉल्वेंट वाली, यानी कि ए प्लस सी प्लस बी में किसको बोल रहा हूं, सॉल्वेंट को। बी यहां पर हम बोल रहे हैं सॉल्वेंट को। ये किस फेज में आपका, ये भी लिक्विड फेज में है और सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड फेज में है। ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर दोनों ही फेजेस कैसे हैं आपके, दोनों के दोनों लिक्विड फेजेस हैं। वहीं डिस्टिलेशन के अंदर हम वहां पर दो फेजेस की बात करते थे, वेपर फेज और दूसरा आपका लिक्विड फेज। एक होता था हमारे पास वेपर फेज और दूसरा होता था लिक्विड फेज। लेकिन यहां पर दोनों ही लिक्विड फेज के अंदर हैं। अब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, एक मिक्सचर मिलेगा। और मिक्सचर मिलेगा तो किस बेसिस पर अलग करेगा, सोल्यूबिलिटी डिफरेंस के बेसिस पर। सोल्यूबिलिटी डिफरेंस के बेसिस पर यहां पर इनको अलग करना है। और जब इसको अलग करेंगे तो मुझे दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, कैसे कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, यानी कि ये हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पर एक्सट्रैक्शन आपका अच्छा हो रहा है, यानी कि सॉल्वेंट सी को सोल्यूट को एक्सट्रैक्ट करके अलग ले गया। अब बात करते हैं ए की। ए कहां पर जाएगा, ए इधर जाएगा आपका, इधर आ गया हमारे पास ए। लेकिन
कोई भी प्रोसेस आपका 100% सेपरेशन करके नहीं देगा। यानी कि जब हम बात करेंगे कि B को अलग हो गया है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं जब सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर लिया सॉल्वेंट है तो उसको बोलेंगे एक्सट्रैक्ट फेज। और ये है मेरे पास रैफिनेट फेज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर आपका B और C नहीं होगा, और इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर आपका A नहीं होगा। ठीक है, B और C होंगे, B और C दोनों होंगे। और B और C कैसे होंगे आपके, B ज्यादा, C ज्यादा, और A कैसा होगा आपका, A कम। यहां पर अगर आपका अच्छा एक्सट्रैक्शन हुआ है तो A कैसा होना चाहिए, A आपका होना चाहिए ज्यादा, प्लस B कम और C दोनों कम। क्लियर है इतनी बात। तो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के अंदर जब हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले एक्सट्रैक्शन का काम कहां पर पड़ा, जब हमारे पास डिस्टिलेशन है जिसको हम किंग ऑफ सेपरेशन बोल रहे हैं। तो डिस्टिलेशन से जब आपका सेपरेशन नहीं हो पा रहा है, वो कब नहीं हो पा रहा है, जब रिलेटिव वोलेटिलिटी काफी लो है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ना के बराबर है, तब हम वहां पर लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन के केस में हमारे पास फीड है, फीड किससे मिलकर बना है, सोल्यूट, यानी कि जिसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, और सोल्यूट को कैरी करने वाला लिक्विड, कैरियर लिक्विड A। तो A प्लस C मिलकर आपका फीड बना। अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे फीड के साथ ऐसा सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा जिसकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो C को एक्सट्रैक्ट करा सके, यानी कि C के साथ ज्यादा सोल्यूबल हो और A के साथ कम सोल्यूबल हो। ठीक है, तो जैसी इक्वेशंस हमें देखने में इजी लग रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्वेंट आपको कैसा चूज करना पड़ेगा वहां पर जो C को आसानी से ले जा सके। तो फीड और सॉल्वेंट मिलकर एक मिक्सचर बनाएगा। क्या बनाएगा, यहां पर एक मिक्सचर बनाएगा जिसको मैं M पॉइंट से डिनोट कर रहा हूं। तो फीड जो कि लिक्विड फेज में है, सॉल्वेंट वो भी लिक्विड फेज में है। जब इनको मैं थोरोली मिक्स करूंगा एक मिक्सर के अंदर और काफी टाइम दूंगा मास ट्रांसफर होने के लिए, तो मेरे को वहां पर सोल्यूबिलिटी डिफरेंस के बेसिस पर क्या होगा, B और C, यानी कि B और C अलग हो जाएगा, सॉल्वेंट और सोल्यूट, यानी कि जो सॉल्वेंट आपका सोल्यूट को एक्सट्रैक्ट करके लेकर जाएगा अलग फेज में, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट फेज। और ये है मेरे पास रेफिनेट फेज। सिमिलर टू जैसे कि वहां पर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट डिस्टिलेट में जाता था और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जहां पर कम रहता था उसको हम बोलते थे रेसिड्यू। तो ठीक उसी तरह से यहां पर भी दो फेज हैं, एक्सट्रैक्ट फेज और रेफिनेट फेज। आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं इसी के अंदर एक स्टेज की, किसी स्टेज को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूं, किसी स्टेज को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूं। देखिएगा जरा, A प्लस सी जो मेरे पास क्या था, फीड, वेयर C वॉज सोल्यूट। C क्या था अपने पास, सोल्यूट। इसको मैं जब सॉल्वेंट के साथ ऐड करता हूं, इसको जब मैं सॉल्वेंट के साथ ऐड करता हूं, कहां पर ऐड करेंगे इन दोनों को, इन दोनों को हम भेजेंगे किसी मिक्सर के अंदर। इन दोनों को मैंने भेजा कहीं मिक्सर के अंदर, और मिक्सर क्या करेगा, सबसे पहले फीड और सॉल्वेंट को थोरोली मिक्स करेगा विद द हेल्प ऑफ एजिटेटर और स्टिरर। इसके बाद इससे आने वाला मिक्सचर, इसके बाद इससे मिलने वाला मिक्सचर को मैं अगली यूनिट में भेजूंगा जिसको मैं बोलता हूं सेपरेटर। उसको हम बोल देंगे सेपरेटर। यहां से जो मेरे पास मिक्सचर है, मिक्सचर किस चीज का है, मिक्सचर ऑफ A, B एंड C। मिक्सचर ऑफ A, B एंड C, इसको मैं भेजने वाला हूं सेपरेटर के अंदर, सेपरेटर। और उस सेपरेटर के अंदर कितना टाइम रखेंगे, उसको रखेंगे हम इनफाइनाइट टाइम के लिए, उसको रखेंगे हम इनफाइनाइट टाइम के लिए। अब ये इनफाइनाइट टाइम है क्या, पहली बात इनफाइनाइट टाइम क्या है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तो कुछ होता नहीं है। तो इनफाइनाइट टाइम हम किसको डिनोट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मास ट्रांसफर ऑपरेशन के अंदर इनफाइनाइट टाइम की जो कहानी है। इनफाइनाइट टाइम का मतलब है यानी कि हम उसको इतनी देर तक सेपरेटर के अंदर रखेंगे जितने में वहां पर मैक्सिमम मास ट्रांसफर हो सकता है। और मैक्सिमम मास ट्रांसफर कब तक होगा, वो डिपेंड करता है सोल्युबिलिटी पर। सोल्युबिलिटी नाम की चीज आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि पानी के अंदर नमक भी एक लिमिट तक घुलता है और चीनी भी एक लिमिट तक घुलती है।
तो सोल्युबिलिटी यानी कि उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि एक एक्सट्रीम पॉइंट मिल गया जहां तक आपका मास ट्रांसफर हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप पानी के अंदर जितना भी शुगर या सॉल्ट ऐड करते जाएंगे वो उसमें डिसॉल्व होती जाएगी, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करता है? सोल्युबिलिटी कर्व पर, कि कितना सोल्यूबल होगा और कितना सोल्यूबल नहीं होगा। तो ए बी और सी का जो ये मिक्सचर बना, ए बी और सी का जो मिक्सचर बना, यानी कि सॉल्वेंट सोल्यूट के साथ कितना सोल्यूबल हो सकता है उतना ही एक्सट्रैक्ट करके लेकर जाएगा। इनफाइनाइट टाइम से मैं क्या डिनोट करता हूं यहां पर? इनफाइनाइट टाइम से मैं डिनोट करता हूं अप टू इक्विलिब्रियम। क्या बात करते हैं हम? इक्विलिब्रियम, क्योंकि बियॉन्ड इक्विलिब्रियम किसी भी तरह का कोई सेपरेशन नहीं हो सकता है। बियॉन्ड इक्विलिब्रियम किसी भी तरह का कोई मास ट्रांसफर देखने को नहीं मिलेगा। फिर सेपरेटर से निकलने के बाद जहां पर मैं कांटेक्ट टाइम दोनों के बीच में इनफाइनाइट बोल रहा हूं, किन दोनों के बीच में? सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में। तो सॉल्वेंट जब सोल्यूट को एक्सट्रैक्ट करेगा तो यहां पर मेरे को क्या मिलेगा? एक एक्सट्रैक्ट फेज और दूसरा रैफिनेट फेज, जिसको मैंने आपको अभी बताया कि एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या ज्यादा होना चाहिए आपका, अगर अच्छा एक्सट्रैक्शन हुआ है तो क्या ज्यादा होना चाहिए आपका? सोल्यूट यानी कि सी ज्यादा होना चाहिए। दूसरा सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट अलग नहीं हुआ तो वो ए के साथ मिल जाएगा। तो मेरे पास क्या हो गया? सी ज्यादा, बी ज्यादा और ए यानी कि कैरियर लिक्विड कम। हमेशा सी और ए को अलग रखना है, क्योंकि हमारा मोटिव क्या था? अपना मोटिव सेपरेशन के अंदर यही था, ए और सी को अलग करना। तो अगर मेरे को ए ज्यादा मिल रहा है इधर, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर रिलेटिव वोलेटिलिटी जब 1 के आसपास होती थी और तब मैं उसको डिस्टिलेशन करता हूं, तो क्या होगा? डिस्टिलेट के अंदर मोर वोलेटाइल के वेपर्स भी मिलेंगे और लेस वोलेटाइल के वेपर्स भी मिलेंगे, और रेसिड्यू के अंदर भी मोर वोलेटाइल का लिक्विड मिलेगा और लेस वोलेटाइल का लिक्विड मिलेगा, क्योंकि वहां पर मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल जो मैं बोल रहा हूं, दोनों के बीच में रिलेटिव वोलेटिलिटी ना के बराबर है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ना के बराबर है। तो दोनों बराबर ही वोलेटाइल हैं, तो मोर और लेस का भी वहां पर कोई सवाल नहीं होता है। तो दोनों को अलग करना है, तो सी अगर ज्यादा वहां पर मिल रहा है मेरे को और ए कम मिलेगा, तो दूसरी साइड ए आ जाएगा। तो इसको मैं बोलता हूं कि ठीक है, ये अच्छा सेपरेशन आपका माना जाएगा। तो ए ज्यादा, बी कम और सी कम। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमने देखा मिक्सर और सेपरेटर। मिक्सर और सेपरेटर मिलकर, ये दोनों मिलकर एक्सट्रैक्शन की एक स्टेज बनाते हैं। ये बेसिकली क्या है आपका? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंगल स्टेज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज को मैं किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं? सिंगल स्टेज के अंदर यहां पर दो चीजें हैं। एक है आपका मिक्सर। मिक्सर क्या करेगा? जो पहले फीड और सॉल्वेंट को मिलाएगा, क्योंकि किसी भी तरह के मास ट्रांसफर के लिए, जैसे डिस्टिलेशन के अंदर भी था, अगर लिक्विड और वेपर्स वहां पर अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, कांटेक्ट टाइम नहीं मिलेगा उन दोनों को मिलने के लिए, तो मोर वोलेटाइल लिक्विड से वेपर फेज में जाएगा ही नहीं, या फिर लेस वोलेटाइल वेपर फेज से लिक्विड फेज में आएगा ही नहीं। तो सीधी सी बात है, कांटेक्ट टाइम होना बहुत जरूरी है हर एक प्रोसेस के लिए, चाहे वहां पर मास ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वहां पर आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है। हीट ट्रांसफर के लिए देखना, एक एग्जांपल की बात करते हैं यहां पर, कि एक हॉट कप ऑफ टी है, अगर आप उसको 1 सेकंड के लिए टच करते हैं तो कितना हीट ट्रांसफर होगा, या फिर उसको 5 सेकंड तक टच करके रखते हैं तो ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। सीधी सी बात है। तो हर प्रोसेस में एक कांटेक्ट टाइम की जरूरत होती है उस टास्क को कराने के लिए। मास ट्रांसफर के अंदर भी अब कांटेक्ट टाइम कितना? उसने बोला कांटेक्ट टाइम हम इनफाइनाइट दे देते हैं, तो इनफाइनाइट टाइम तो कुछ होता नहीं है ऐसे कि कब तक वेट करना है भाई इस ऑपरेशन के लिए। तो इनफाइनाइट टाइम का मतलब है कि जितना मैक्सिमम हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक सिंगल स्टेज से। तो सिंगल स्टेज से कितना मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? अप टू इक्विलिब्रियम कर्व। और इक्विलिब्रियम कर्व हमारा लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में क्या बोलते हैं उसको? सोल्युबिलिटी कर्व। क्लियर है? थैंक यू।